जय हिंद आप सभी को। आज जो आपका टेस्ट हुआ है उसके 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या टेस्ट था, तो वो कंप्लीटली जो सॉल्यूशन है उस टेस्ट का 50 क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो साथ साथ में क्या है कि मोस्टली जो बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन में क्या बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है, पिछली जो क्लास है वो अच्छे से आपने समझी है, तो कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए आप हर क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, उसको समझिएगा और उसको क्या है बार बार रिवाइज कीजिएगा। बार बार रिवाइज करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन क्या है गलत होने का कोई भी चांस नहीं होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन था कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा, यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये सारे के सारे अम्ल किसी न किसी खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। और यहां पर जो सही आंसर रहेगा, तो ऑप्शन में पूछा गया है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था, एसिटिक अम्ल। सिरके के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि सिट्रिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। खट्टे जितने भी फल हैं उनमें सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर नींबू में बात की जाए तो कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर नींबू की बात करें तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली की बात की जाए, इमली में भी पूछा जाता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा, टार्ट्रिक, ठीक है ना। टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो ये बैटरियों में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है, बैटरियों में। जितने भी आपका इन्वर्टर बैटरी है उन सभी में अगर कोई अम्ल की बात की जाती है तो वो कौन सा डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और दूध में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो कौन सा है, लैक्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके ऑप्शन को देखना है और फिर आपने उसका आंसर देना है। अगर जल्दबाजी करोगे तो 100% आपका गलती ही होगा। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा, सिरके का जो अम्ल है वो कौन सा है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एक्रोस्टिक्स किससे संबंधित विज्ञान है, तो ये बार बार आपको बताया था। इक्को जो शब्द आता है, ठीक है ना, एक्को जो शब्द आता है ECHO, इक्को का जो संबंध है वो किससे संबंधित होता है, ध्वनि से संबंधित होता है। और इक्को का मतलब होता है प्रतिध्वनि। क्या मतलब होता है, प्रतिध्वनि मतलब होता है इक्को, ठीक है ना। कई बार हम बोलते हैं माइक वगैरह में चलते हैं तो इक्को बढ़ाने की बात आती है, तो इक्को का मतलब है जब हमको एक बार बोलते हैं तो वो 3 या 4 बार हमारे को सुनाई देती है, तो ये होता है आपका प्रतिध्वनि। तो यहां पर इक्को शब्द इसी से मिलता जुलता शब्द है, इक्को से संबंधित। इकोस्टिक्स किससे संबंधित विज्ञान की शाखा है, तो ऑप्शन ए। कई बच्चे इसमें जो लगा रहे हैं वो टेम्परेचर लगा रहे हैं, कई लाइट लगा रहे हैं यानी कि प्रकाश, कई आर्द्रता। ह्यूमिडिटी से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी से तो क्वेश्चन को समझ करो और फिर देखा करो कि आपने जवाब देना क्या है। और यहां पर लास्ट ऑप्शन था ध्वनि, तो इसका जो जवाब सही रहेगा, एक्रोस्टिक्स जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, साउंड से संबंधित होता है। इको किससे मतलब होता है, साउंड से। अगर टेम्परेचर है तो इसकी ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तापमान की ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है जो क्या होता है, केल्विन होता है। बार बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर भी क्या है, कंफ्यूजन की वजह से आप लोग गलत कर पा रहे हो। उसके बाद में लाइट, प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश का सिर्फ मात्रक है, प्रकाश वर्ष क्या है, मात्रक है, वो भी किसका है, दूरी का। उसके बाद ह्यूमिडिटी से संबंधित अगर आपसे बात की जाएगी ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमिडिटी का संबंध किससे, तो हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। हवा में अगर नमी मापनी है तो किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। और हवा की अगर स्पीड को मापना है, अगर हवा की गति को मापना है तो उसका क्या होता है, एनीमोमीटर। उसका क्या होता है, एनीमोमीटर। तो भाई इनके जवाब जो है आप अच्छे से पढ़कर फिर ही क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, ठीक है भाई। तुम्हारे को समझ में आ रहा है, तो जो गलती कर रहे हो वो दोबारा नहीं करनी है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आज के टेस्ट में, अगला क्वेश्चन था मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। लगभग सभी का ये ठीक था, ठीक है ना। मानव रक्त का पूछ लिया जाए, पसीने का पूछ लिया जाए, ठीक है ना, आंसू का पूछ लिया जाए, ठीक है ना, यूरिन का पूछ लिया जाए, तो इन सभी का जो पीएच मान है 6.4 से किसके बीच में मिलेगा, 7.4 के बीच में। तो यहां पर जो मानव रक्त का पीएच मान है तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4। लार का पूछ लिया जाए तो 7.4 और पसीने का पूछ लिया जाए तो 7.4। मोस्टली है, अगर 7.4 ऑप्शन में नहीं है तो आप 7, 6.4 जो भी आपके पास ऑप्शन में इसके नियर अबाउट है तो आप इस पे टिक कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन था इसमें क्या था
निम्नलिखित में से क्या अदिश राशि नहीं है? तो क्वेश्चन को पढ़कर यह देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। अदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। तो इसमें पूछा क्या था कि अदिश राशि नहीं है, नहीं पूछा था। तो चाल कैसी है कि अदिश राशि है? चाल क्या है कि अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, एक वैल्यू होती है उसकी, और उसमें दिशा नहीं होती, उसको क्या बोला जाता है? सदिश। और अदिश किसको बोला जाता है? जिसमें परिणाम के साथ साथ क्या हो? दिशा हो, वो कौन सी राशि बोली जाती है? सदिश राशि बोली जाती है। तो आपको ध्यान में रखकर यह बताना है कि अदिश राशि है कौन सी। तो चाल को डायरेक्शन के साथ मेजर करते हैं क्या? चाल को डायरेक्शन के साथ कोई मतलब नहीं है, तो ये कौन सी राशि हो गई? अदिश। उसके बाद द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में भी एक वैल्यू बताते हो 50 केजी 60 केजी, वहां पर भी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर क्या होता है? ये भी अदिश होता है। उसके बाद में बचता है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा भी कैलोरी में मापते हो, इसका कोई डायरेक्शन से संबंध नहीं है, तो ये भी कौन सी राशि है? अदिश। तो बचा कौन है? एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण के साथ क्या होता है? डायरेक्शन होती है, ठीक है ना? त्वरण के साथ क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो यहां पर पूछा क्या गया है? अदिश राशि नहीं है, बाकी सारी क्या है? अदिश है। तो एक जो राशि है वो सदिश है, मतलब अदिश नहीं है। तो इसका सही जवाब था वो क्या था आपका? ऑप्शन डी था। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है, वो अदिश नहीं है। प्रश्न को पढ़कर आंसर देना है। इसमें अगर कई बार ये भी पूछ लेगा कि अदिश राशि है, वहां पर 3 सदिश दे देगा और फिर आपका जवाब जो है वो अदिश राशि वाला होगा। अगला क्वेश्चन क्या था? अगले क्वेश्चन में था मधुमक्खी पालन जो है वो क्या कहलाता है। अब इसमें भी कईयों ने बार बार पढ़ाने के बावजूद क्या आंसर लगा रखा है? सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर। अरे भाई सेरिकल्चर रेशम से उत्पादन है। किससे है? रेशम उत्पादन से है। यहां पर जो सही जवाब था मधुमक्खी पालन से संबंधित, वो क्या था? एपीकल्चर था। एपीकल्चर का संबंध वो किससे है? मधुमक्खी पालन से। सेरिकल्चर का किससे है? रेशम से। किससे है? रेशम से। पिस्सीकल्चर का किससे है? मछली से। किससे है? मछली से। और डर्मेटोलॉजी का संबंध किससे है? स्किन से, यानी कि त्वचा से। किससे है? त्वचा से, यानी कि मानो जो स्किन है, डर्मेटोलॉजी तो इससे संबंधित है। अच्छे से पढ़िए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो गया, सेरिकल्चर रेशम हो गया, पिस्सीकल्चर क्या। कम से कम आप ये तो क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दिया करो कि भाई मधुमक्खी का डर्मोटे से तो कोई मतलब नहीं है, पिस्सी से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है 1-2 में कंफ्यूजन हो जाए, तो अब तुक्का मार लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? अब किसी ने सेल वॉल लगा रखी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या पानी का काम करती? क्या उसकी एक दीवार होती है, ठीक है ना? कोशिका भित्ति किसकी होती है? पेड़ पौधों के अंदर। किसके अंदर होती है? पेड़ पौधों की जो कोशिका की दीवार है उसको क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। और आप लोग लगा रहे हो कि पानी उठाती है, ये पानी जड़ों से पहुंचाती है। तो कौन पहुंचाता है पानी जड़ों से? जाइलम। तो पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? जाइलम, जाइलम रहेगा। सेल वॉल का मतलब है पेड़ पौधों की कोशिका की जो दीवार होती है उससे। और जो मानो जो कोशिका है उसकी दीवार क्या होती है? कोशिका झिल्ली। वो क्या होती है? कोशिका झिल्ली, ठीक है ना? जो जंतुओं की जो कोशिका है उसकी अगर दीवार की बात की जाए तो वो क्या होती है? कोशिका झिल्ली। और सेल वॉल कौन सी होगी? पेड़ पौधों की। क्लियर है? किसका गलत था? ये था तुम्हारे में से किसी का गलत? संदीप, ध्यान से देख भाई। अभी ये भी भाई बहुत बार क्वेश्चन करवाया गया है। कैंसर के उपचार में किसका गलत था ये क्वेश्चन? किसका गलत था? सभी का ठीक था। महेश, कैंसर के उपचार के लिए किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर का उपचार जो है इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? सी, रेडोन का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है ना? बाकी आर्गन, जिनोन, ये कौन सी है? सारी वैसे है तो नोबल गैस है। और एक ऑक्सीजन क्या है? अपनी प्राणवायु के नाम से जानी जाती है। तो यहां पर जो कैंसर का उपचार के लिए अगर कोई गैस है तो वो कौन सी है? रेडोन गैस है। और ये सबसे भारी नोबल गैस है। क्या है? सबसे भारी नोबल गैस है। अगर सबसे भारी नोबल गैस का अगर नाम पूछा जाए तो भी क्या है? रेडोन है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा था इसके साथ कि ऐसी कौन सी गैस है जो नोबल गैस होने के बावजूद क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। नोबल गैस होने के बावजूद क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। तो इसका जवाब भी क्या रहेगा आपका? रेडोन रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगले में था किस गैस को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है? तो इसमें क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका क्या था? ऑक्सीजन को प्राणवायु के रूप में जाना जाता है। पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम के बारे में क्या तथ्य था? कि सबसे हल्की नोबल गैस है। क्या है?
सबसे हल्की नोबल गैस है। नाइट्रोजन के बारे में क्या विचार था? 78% वायु के अंदर अगर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई गैस है तो वो कितनी है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन है। और पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए भी किस तत्व का होना जरूरी है? नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चनों को भाई बार बार पढ़ा जा रहा है, तो इसको ध्यान में रख के किया करो। अगला क्वेश्चन है, जल से बर्फ बनना बहुतों का गलत था भाई। जल से जब बर्फ का बनना किसका उदाहरण है? परिवर्तन दो प्रकार के बताए क्या? एक तो भौतिक परिवर्तन और एक क्या? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में चीजें रिवर्सेबल हो सकती है, मतलब दोबारा से उस फॉर्म में आ सकती है। और रासायनिक परिवर्तन में नया प्रोडक्ट बनता है, कोई नया उत्पाद बनता है, उसमें चीजें वापिस से नहीं हो सकती। तो सोच के देखिए, जिसने अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा है कि अगर जल से बर्फ बनती है तो क्या बर्फ से वापिस जल नहीं बन सकता क्या? तो फिर आप इसको रासायनिक परिवर्तन पे क्यों टिक कर रहे हो? कौन सा परिवर्तन होगा ये? भौतिक परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्या? भोजन का पचना, भोजन का जो डाइजेशन होना है, भोजन का पचना, भोजन का पकना, भोजन का पकना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, पेड़ पौधों के जब पत्ते गिरे हुए बहुत दिन हो जाते हैं तो उसका खाद में परिवर्तित होना, ये सारे कौन से उसके पर उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है ना? पेड़ से पत्ता गिरना, पेड़ से पत्ते का गिरना। अब कई बोलते हैं कि सर ये रिवर्स तो नहीं होता। भाई रिवर्स तो नहीं होता, लेकिन ऊपर से गिरा है तो पत्ता ही तो है ना, वो कोई नया उत्पाद तो नहीं बन गया ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि रासायनिक के लिए तो ये बताया है कि रिवर्स नहीं होता, और भौतिक वाला क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो भौतिक वाले में एक ये तथ्य ये मान के चलिएगा, अपवाद है कि पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? बहुत बार किया जा चुका है ये क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज का आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था इसका? डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो भाई आपको एक बात बताई थी, ठीक है ना? क्या था? पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, यानी कि क्या था ये? पेचिस, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, ठीक है ना, और टेटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये सारी बीमारियां तो किससे संबंधित थी? बैक्टीरिया से संबंधित थी। और अगर इसकी लाइन में नहीं आता है तो वो किस पे टिक कर दो? वायरस पे कर दो। हालांकि कुछ प्रोटोजोआ है, कुछ और है, लेकिन एक बार अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो एक बार ये तुक्का तो मार ही सकते हो, ठीक है ना? तो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा इन्फ्लुएंजा के लिए वो कौन सा रहेगा भाई? वायरस से फैलने वाली है, यानी कि विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन था कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या रहेगा भाई आपका? मीथेन रहेगा। क्या रहेगा? एक कईयों ने इस पे इथेन कर रखा है, कईयों ने प्रोपेन कर रखा है, तो वो बायोगैस का तो एक ही घटक है, मीथेन घटक है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। और मीथेन को किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस, क्योंकि ये मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा है। कौन से ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किस गैस के घटक है? एलपीजी के। और एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी के घटक ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयरन का संकेत क्या है? 5 या 6 सिंबल बता रखे हैं आप लोगों को, 5 या 6, और यही बार बार पूछे जाते हैं और फिर भी तुम लोग क्या है? गलत कर ही दिया। मतलब आयरन का यानी कि लोहे का जो संकेत है वो क्या था? ए बी सी डी। इसमें ये एन है, सी यू है, कईयों ने तो सी यू लगा रखा है, नजदीक भी नहीं है। कम से कम सी यू कॉपर तो पढ़ ही लो। उसके बाद ए जी है, उसके बाद एफ ई है। तो जो आयरन का जो संकेत है वो क्या हो जाएगा? ये है एफ ई। क्या हो जाएगा? एफ ई है जो लोहे का संकेत होता है। ये किसका होता है? ये किसका होता है? सोडियम का। ये किसका होता है? तांबा या कॉपर का। ये किसका होता है? चांदी का। किसका होता है? चांदी का। सोने का क्या होता है? सोने का ए होता है। पारे का क्या होता है? एच जी। पिब्बी लिखने लग रहा हूं तो पिब्बी है। पारे का क्या है? ए जी। और शीशा, शीशा क्या है? पिब्बी है। टंगस्टन,
टंगस्टन का क्या था? ये 5 या 6, मुश्किल से 6 बनते हैं, 4 और 4 8। तो सही जवाब दे लो इसका। सोडियम का अन्य बनता है, कॉपर का Cu बनता है, Ag चांदी का है, लोहे का Fe है। कम से कम ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को गलत मत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यानी कि ध्वनि का, दाब का ध्वनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि का यानी कि क्या, किस चीज का फर्क पड़ता है? तो ध्वनि पे तापमान का पड़ता है। तापमान की वजह से क्या है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर दाब बढ़ने से ध्वनि के जो तापमान या ध्वनि के ऊपर क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रिमेन द सेम, समान रहती है, ध्वनि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद था, जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? और 33 लगा रहा है, इस पे प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। यही था तेरा? सही था, किसका गलत था फिर? ये विद्युत ऊर्जा बता रहा था। तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा, जनरेटर घूमता है तो वो किस ऊर्जा में बदलता है भाई? विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा? विद्युत ऊर्जा रहेगा। जनरेटर का काम है, जनरेटर चलाते हुए घूमता है, घूमने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, और घूमने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, तो इसका मतलब वो किस ऊर्जा में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा सेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेल जो होता है, जो आपके रेडियो में डलता है, घड़ी में डलता है, वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा का संबंध किससे है? सोलर सेल से। सोलर जो सेल है, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है? तो ये आप भाई थोड़ा सोच समझ के फिर जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जब दावन सोडे की बात आए तो सिंपल सा नाम है। सिंपल नाम मतलब सोडियम कार्बोनेट। सोडियम है, और अगर खाने के सोडे की बात आए तो सोडियम है बाइकार्बोनेट। मतलब सिंपल नाम कार्बोनेट है, बाई लगाते हो तो डबल नाम हो जाता है। तो यहां पर दावन सोडा जो है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा आपका? सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट था, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनमें से अगर किसी का गलत होता तो फिर मान भी सकते थे कि कंफ्यूजन हो रही है। अब कई क्या लगा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे भाई कोई तथ्य ही नहीं बनता यहां तक पहुंचने का। तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, गलत भी हो तो कम से कम इस पर टिक करके गलत हो जाए तो बोलते हैं कि भाई कंफ्यूजन होगी। ठीक है ना? तो यहां पर हम मानते हैं कि दावन सोडा जो है, इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और ये कौन सा हो जाएगा? खाने का सोडा। कौन सा हो जाएगा? खाने का जो सोडा है वो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या है? नमक। ये क्या है? नमक है। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये किसका था? ए का। और ये टेकोफेरोल है भाई। ये क्या है? टेकोफेरोल, TECHO, टेकोफेरोल। टेकोफेरोल किसका नाम है? विटामिन ई का। बाकी और दीज का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो विटामिन सी का पूछा था तो एस्कॉर्बिक एसिड कर दो इसका। अगला क्वेश्चन था, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अब ये भी किसी ने तो गलती कर रखा है। यहां पर ऑप्शन ए देखकर विटामिन सी को कर रहे हो यार। रतौंधी रोग जो है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा था? स्कर्वी रोग था। कौन सा रोग था? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। कौन सा रोग है? रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन बी से बेरी। और ए से कौन सा था? रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है ना? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाम ना दे तो N2O दे देगा। अभी किसने टिक लगा रखा था? क्लोरोफिल पे लगा रखा था। क्लोरोफिल का संबंध क्या? पेड़ पौधों से संबंधित है भाई। ठीक है ना? तो यहां पर जो सही आंसर था वो क्या था? डी ऑप्शन था, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस बोला जाता है। ओजोन का क्या फॉर्मूला था? ओजोन का क्या था? और ये मीथेन फिरागी, इसको आप बायोगैस का घटक बोल सकते हो, और या फिर मार्स गैस के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा। ओजोन जो है सुरक्षा कवच, पैराबैंगनी किरणों से अपने को बचाता है।
या ये भी आ सकता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, ओजोन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। अब किसी ने ये लगा रखा, भाई मान सकते तुम्हारी कंफ्यूजन हो सकती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता, कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता, तो कौन सा नहीं होता भाई, इसमें विटामिन सी नहीं होता। लेकिन अब किसने क्या लगा रखा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, दूध है, मतलब दूध पीते ही खट्टा खट्टा लगता है, ऐसा होता था। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आते हुए प्रश्नों को आप लोग गलत कर रहे हो वो ठीक करो। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी डिजीज को जो भाई, तो ये किससे हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, क्या है, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी का रोग होता है। ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोडियम का प्रतीक फिर आ गया भाई, कौन सा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य हो जाएगा बिल्कुल। ये तो पास भी नहीं है सोडियम के, और किसी ने ऐसा लगा रखा है, ऐसा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट था ए, डायमंड जो है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, हीरा। और कार्बन के कितने रूप हैं, ग्रेफाइट, एक कौन सा है, ग्रेफाइट है। क्लियर है। उसके बाद है, एक मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो ऑप्शन सी 72 बार धड़कता है। कोई ज्यादा क्वेश्चन ऐसा लोड वाला नहीं था कि ज्यादा दिमाग पर जोर देना पड़े। अगला, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, भाई फल खाओ प्रोटीन बनेगा, है ऐसा ही था, फल से कभी बना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि एनर्जी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, ऊतकों से। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो कौन सा था, ऑप्शन सी था। विटामिन क्या करते हैं, रोगों से बचाते हैं, क्या करते हैं, रोगों से बनाते हैं। फ्रूट क्या देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है, किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। कुछ में विटामिन भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, विटामिन ए बी सी डी मिलते हैं इनसे भी, लेकिन ये किस में बदलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में बदलते हैं। और ऊतकों का निर्माण जो होता है टिश्यू का, वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है, 75%। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन सी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, मौसमी घटनाएं कब, तो ये क्वेश्चन था भाई इसमें, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो मौसमी घटनाएं जितना भी बारिश होना, आंधी होना, ये सारी किस में घटती है, सौर मंडल में होती है। और ये पृथ्वी की कौन सी लेयर होती है, पहली लेयर होती है, ठीक है, पहली लेयर होती है। मौसमी घटनाएं इसमें घटती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुयान कहां पर उड़ते हैं, तो कौन से में उड़ते हैं, समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में कौन सी लेयर होती है, सेकेंड लेयर होती है। और जो आपसे पूछा जाए कि स्टेलाइट वगैरह है, जो रेडियो चलते हैं, मोबाइल चलते हैं, इनका जो उपग्रह है वो कहां पर छोड़े जाते हैं, आयन मंडल में। किसमें छोड़े जाते हैं, आयन मंडल में, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। और पृथ्वी पर कुल कितनी लेयर है, 5 लेयर है। कितनी लेयर है, 5 लेयर है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। अब किसी ने कॉपर लगा रखा है कि हीमोग्लोबिन में कॉपर होता है, तो हीमोग्लोबिन भाई आयरन की मात्रा होती है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा हीमोग्लोबिन के लिए, तो कौन सा होगा, आयरन होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हीमोग्लोबिन में आयरन। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया बोल दीजिएगा, या आयरन की कमी से कौन सा रोग बोल दीजिएगा, एनीमिया रोग बोल दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति जो है, आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, ए बी को या ए बी ओ को, या इन सभी को। तो जो इन सभी को दिया जा सकता है, ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है। क्या होता है, सर्वदाता। और ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही होता है ए बी। और ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो कौन सा था, ऑप्शन है डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है,
तो शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होता है वो कौन सा होता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, क्योंकि ये लगभग मतलब ज्यादा काम करती है, ठीक है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, पीएच को भी कंट्रोल करती है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी रिलीज करती है जो स्तनपान करवाती है माताएं, ठीक है ना। तो वो ऑक्सीटोसिन है, और एक होता है लैक्टोजेनिक, एक और कौन सा होता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो ये सारे काम कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करवाती है। किसी ने लगा रखा था थाइमस, किसी ने क्या लगा था? थाइमस। तो ये गलत था भाई आपका, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। और अगर आपसे धातु पूछी जाए तो एल्युमिनियम, ठीक है ना। एल्युमिनियम जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाए, या फिर सिलिकॉन के बारे में आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? बहुत बार किया जा चुका है ये क्वेश्चन। तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापने वाला रोमर। तो कोपरनिकस ने क्या बताया था? ग्रहों की गति का नियम या सौरमंडल के बारे में बताया था? तो ये किसके बारे में बताया था भाई? सौरमंडल के बारे में। तो ग्रहों की जो गति का नियम है वो किसने दिया था? केपलर ने। किसने दिया था? केपलर ने। न्यूटन जो था गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, और E=mc² वाला जो समीकरण है, तो सारे किसके हैं? न्यूटन के हैं। रोमर प्रकाश को मापने वाला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन था, आंतरिक परावर्तन के कारण है। किस घटना के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटनाएं हैं वो घटती हैं? तो किसके अंदर? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आए दरार का चमकना, या ये सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन था वो ये सभी होगा भाई। सभी के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसकी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो सकता है, इसका ऑप्शन पूर्ण आंतरिक। यहां पर आंतरिक परावर्तन है ना, तो कभी कंफ्यूज हो जाओ कि पूर्ण नहीं लगा हो, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यह भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। किसका अधिक होता है, किसका कम होता है? भाई प्रकीर्णन अधिक होने का मतलब है कि वो हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं, वो हमारे तक है मतलब वो रास्ते में ही क्या हो लेगा? फैल जाएगा। तो क्या लाल रंग रास्ते में ही फैल जाता है क्या? नहीं फैलता ना। तो लाल रंग हमारे तक पहुंचता है, इसका मतलब उसका प्रकीर्णन क्या हुआ है? कम हुआ है। और बैंगनी कलर जो है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? ज्यादा होता है। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद क्या दीजिएगा? उसका जवाब दीजिएगा। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका जो ऑप्शन है बैंगनी कलर जो है, इसका जो फैलाव है, प्रकीर्णन है, वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? अभी किसी ने पीला कर रखा है भाई, तो पीले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 3-4 बार ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है। तो इसका जो इंद्रधनुष का बीच का रंग है वो कौन सा हो जाएगा? हरा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हरा रंग जो है इंद्रधनुष के बीच का रंग है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या क्या है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यही होगा, ठीक है ना। उसके बाद में अपवर्तन और एक हो जाएगा विक्षेपण। ये तीनों चारों कारण होते हैं इंद्रधनुष के बनने के। बाकी अगर एक पूछा गया है तो आप एक का जवाब एक में ही देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है? कितनी होती है? 25। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है? 25 होती है। उसके बाद जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना भाई, फिर दोबारा बता दे रहा हूं। अगर कोई नया पदार्थ नहीं बनने लग रहा है और जो वापिस हो जाता है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? अब किसी ने प्रकाश वर्ष कर रखा है यार। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। कौन सा है? पारसेक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। पारसेक अगर ऑप्शन में ना होता, पारसेक अगर ऑप्शन में ना होता तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होता? प्रकाश वर्ष हो जाता, ठीक है। और दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या था? फर्मी है। क्या है? फर्मी। और एक फर्मी की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻⁻15।
दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा। क्लियर है। एम्पियर में मापते हैं विद्युत धारा, क्या मापते हैं, विद्युत धारा। और डायप्टर में मापते हैं लेंस की अक्षमता, क्या मापते हैं, लेंस की अक्षमता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभवतः ताप है। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो गए कि जीरो से नीचे तो और क्या हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाया गया है कि परम ताप जो है वो कितना होता है, 0 केल्विन होता है। कितना होता है, और 0 केल्विन परम ताप का मतलब इससे आगे कोई ताप नहीं है। और 0 केल्विन की वैल्यू कितनी होती है, 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो न्यूनतम जो ताप है, न्यूनतम संभवतः ताप है वो कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन रहेगा। भाई जीरो को देखकर कम मत मापना, न्यूनतम ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन था, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन है, सोलर सेल है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी हो जाएगा। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में वापस बदल देती है। और यहां पर विद्युत सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, ये तो इलेक्ट्रिक सेल का ही काम करता है, जिसको या ये मान के चलिएगा फैन वैन में लगाता तो ऊष्माधारिता मापने के काम आता है, या ऊष्माधारिता को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन था, केल्विन मान में शरीर का तापमान है। शरीर का तापमान अब देखिएगा, जिसने गलत कर रखा है वो 280 लिखा हुआ है, तो भाई 280 का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहां पर जो है शरीर का तापमान कितना होता है, केल्विन में 310, सेल्सियस में 37 डिग्री और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। किसी में पूछे तो आपका तापमान का वैल्यू ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूध किस कारण से खट्टा होता है। दूध किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगर आप उसको गर्म नहीं करोगे तो उसमें लैक्टिक जो बैक्टीरिया हो, लैक्टिक अम्ल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, खट्टा कर देंगे। अरे भाई दूध, दही भी तो ऐसे ही बनता है ना, बैक्टीरिया जमाते, तो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, दूध खट्टा होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, मैक्सवेल ने। प्रकाश का जो विद्युतीय चुंबक प्रभाव है वो कौन बताने वाला था, मैक्सवेल बताने वाला था। और स्नेल का नियम भी कई बार पूछा जा सकता है, साइन आई अपॉन में क्या होता है, साइन आर। ये बात याद रखना। स्नेल का नियम होता है, किससे संबंधित है, कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और जब जाती है तो उसका जो ये बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण, और ये होती है परावर्तित किरण। क्या होती है, तो ये इसको बोला जाएगा आपतन बिंदु, क्या बोला जाएगा, आपतन कोण, और ये बोला जाएगा परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण आई और गई किसी सतह से टकराकर, तो उसका जो आया हुआ जो कोण बना और गया हुआ जो कोण बना, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को क्या बोला था, स्नेल नियम, साइन आई अपॉन में साइन आर। ये याद रखिएगा बस। अगला क्वेश्चन था, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लेती है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। और चंद्रमा द्वारा एक सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड या 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड लेती है भाई। 1 मिनट है 30 सेकंड है, ठीक है। तो 8 मिनट 20 सेकंड कौन लेता है, सूर्य की रोशनी। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। अब ये बहुतों की कंफ्यूजन थी भाई। पहले तो आप उस दोष को देखिएगा कि है कौन सा। अगर आपको यह पूछा गया है, अलग से लिख लो, निकट दृष्टि दोष। गलत होने से अच्छा है 2 मिनट इस पे लगा लो। एक होता है दूरदृष्टि दोष। इसमें निकट की जो चीज है वो क्या दिखेगी, बिल्कुल सही दिखेगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज ठीक दिखती है और दूर की क्या है, नहीं दिखती। और दूरदृष्टि दोष में दूर की तो बिल्कुल फिट दिखती है और निकट की क्या दिखती है, नहीं दिखती। अब आपको देखना कहां का है, देखना कहां का है पर्सन के अकॉर्डिंग, अवतल लेंस की बात की गई है। अवतल लेंस क्या करता है, ये होता है उत्तल लेंस और ये होता है अवतल लेंस। इसका जो फोकस है वो नजदीक नहीं बनता, बहुत दूर तक जाके बनता है। इसका फोकस क्या बनता है, नजदीक बनता है। एक बात बताओ, ये उत्तल है, ये कौन सा है, और ये कौन सा है, इसका फोकस बन पा रहा है क्या नजदीक,
कहां जाकर बनेगा? इसका मतलब ये कौन सी चीजों को दिखाने के काम आएगा? दूर की। जहां पर फोकस बनेगा वही चीज तो हमारे को दिखाई देगी ना। इसका फोकस कहां पर बनने लग रहा है? तो ये कहां की चीजें दिखाएगा? और ये इसका फोकस कहां बनने लग रहा है? कहां दिखाएगा? दूर की वस्तुएं। पूछा क्या गया है प्रश्न में? अवतल लेंस कहां की चीजें दिखाता है? दूर की। और यहां पर क्या है? अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। तो वो दूरदृष्टि दोष को सुधार करेगा या निकट दृष्टि दोष को सुधार करेगा? निकट की तो ठीक दिख रही है, दूर की देखनी है, और दूर की दिखाने के लिए कौन हो जाएगा? अवतल लेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पे अच्छे से देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए, दूर की वस्तुएं चांद सितारे वगैरह देखने के लिए इनमें से किस चीज का यूज किया जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, या दूरदर्शी होता है, या सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, या फिर क्या हो गया? माइक्रोस्कोप हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। दूरदर्शी जो है वो दूर की वस्तुओं को देखने का परीक्षण करता है। देखिए वैसे तो दूरदर्शी होता है, बाकी हबल टेलीस्कोप होता है। कौन सा होता है? हबल टेलीस्कोप बोला जाता है, मतलब उसकी पावर जो है बहुत ज्यादा होती है। अगला देखिएगा, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली की मात्रा नियंत्रित होती है? बार बार पूछा गया है। परितारिका भी बोला जाता है, या आइरिस के द्वारा प्रकाश का जो आने का जो मेथड है, या जो प्रकाश के अंदर घुसता है तो उसकी मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। समझ में आया? उसके बाद में कॉर्निया का काम है डोनेट करना। क्या होता है? डोनेट यानी कि दान करना। दान जो नेत्र दान करता है वो किस भाग को करता है? कॉर्निया को करता है। रेटिना पर क्या काम होता है? क्या बनता है? इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। तो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ के और फिर आप लोग ध्यान देना भाई इस पे। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों का पौधा, पत्तियां हरी और उस पर रोशनी कैसे डाल दी? एक चीज बताई थी आपको, अगर आपको कलर जैसा दिखता वैसा ही देखना है तो सिर्फ दो लाइट में दिखेगा, या तो सफेद या उसी कलर की लाइट, या उसी कलर की लाइट। इन दो केस में सेम कलर दिखेगा। लाल कलर लाल लाइट में लाल ही दिखेगा, या फिर सफेद लाइट में लाल दिखेगा। इनके अलावा अगर कलर चेंज कर दिया, लाइट लाल रंग हरा, तो वो कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। क्या हो जाएगा भाई? काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? तो किससे होती है भाई? पौधे को जो हाइड्रोजन की प्राप्ति वो किससे होती है? जल से। वायु से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मिट्टी से वो खनिज लवण और पानी को ग्रहण करता है, और सूर्य से वो क्या लेता है? ऊर्जा लेता है। सूर्य से क्या लेता है? यानी कि पानी H2O, पानी क्या होता है? तो यहां से क्या ले रहा है? और सूर्य में हालांकि हाइड्रोजन होती है, लेकिन वो तो वहां पर जो उसके अंदर ऊर्जा पैदा हो रही है उसकी वजह से है, हाइड्रोजन की वजह से। वो हाइड्रोजन हमारे तक तो नहीं भेज रहा ना, तो किससे लेता है भाई? जल से लेता है। और अभी जो लास्ट क्वेश्चन था आज के टेस्ट का, वो था रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल, यहां पर लेंस नहीं लिखा हुआ, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? किसी चीज को फोकस करता है। सर्च लाइट होती है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल। डॉक्टर जो होते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? अवतल, ठीक है ना। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा होता है? अवतल। जहां पर फोकस बनाने की बात आती है वो कहां पर होता है? अवतल। और जहां पर लाइट फैलाने की बात होती है वहां पर क्या होता है? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में कौन सा होता है? अवतल। तो ये था आज का जो टेस्ट हुआ आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि आप लोग जीके और साइंस जब पेपर में आती है तो बस ठीक है आप लोग टिक कर दिया, एक बार पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन है और इतने और कॉन्फिडेंट हो गए कि मैंने तो ये पढ़ रखा है। ये भी पूछा जा सकता है कि केल्विन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसका क्या दीजिएगा? आंसर दीजिएगा। टाइम आपके पास रहता है, ऐसा नहीं कि 5 ही मिनट में सारी चीजें क्लियर कीजिएगा। तो आज के लिए भाई इतना ही। ये टेस्ट था आज आप लोगों का 50 क्वेश्चन का। कल फिर एक टेस्ट करेंगे या फिर एक क्लास होगी, तब तक के लिए जय हिंद।